वक्त एक बड़ी खबर है, संदिग्ध आतंकी से पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ है। 4 मार्च को अयोध्या जाने वाला था अब्दुल रहमान, ग्रेनेड लेकर अयोध्या जाने वाला था संदिग्ध आतंकी। 2 मार्च को एटीएस ने रहमान को गिरफ्तार किया था। तो देखिए, छापेमारी का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली टू अयोध्या लगातार एक तरफ जहां छापेमारी चल रही है, और इसके अलावा क्योंकि अगर अब्दुल को लेकर जानकारी की बात करते हैं तो अब्दुल एक छोटी सी दुकान चलाया करता था, और वहीं पर ही वो वीडियोस देखते देखते कब आईएसआई के कनेक्शन में आ गया, इसी की पड़ताल लगातार की जा रही है। अब्दुल से पूछताछ हो रही है, आखिरकार ये पूरा नेटवर्क कहां तक फैला है, कैसे आईएसआई के साथ में कनेक्शन हो जाता है अब्दुल रहमान का, घर से निकलता है कि मरकज में जा रहा है, और उसके बाद प्लान करने लगता है राम मंदिर को उड़ाने की। ग्रेनेड को लेकर ये जाने वाला था। 2 मार्च को एटीएस ने रहमान को गिरफ्तार कर लिया था। और इंदर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। इंदर, क्या जानकारी मिल रही है अब्दुल को लेकर? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें तो अब्दुल रहमान से लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूछताछ कर रही हैं। एटीएस भी उसमें इन्वॉल्व है, सुरक्षा एजेंसियां भी लगातार पूछताछ कर रही हैं। क्योंकि देखिए, अब्दुल से जो पूछताछ चल रही है उसमें एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि अब्दुल 4 मार्च को राम मंदिर जा सकता था और उसको 2 मार्च को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये बड़ा खुलासा इस वक्त जो सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ में सामने आया है, और ऐसे में कहीं ना कहीं और कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, एटीएस है, उसके नेटवर्क को पूरे तरह से खंगालने की कोशिश कर रही हैं कि आखिरकार इसके साथ कौन और लोग जुड़े हुए थे। ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरी एक टीम हो जो आईएसआई के द्वारा कंट्रोल की जा रही हो, और वो पूरी एक टीम पहुंचकर वहां पर राम मंदिर पर हमला करने की साजिश रच रही हो। क्योंकि अकेला अब्दुल वहां जाकर इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दे सकता था। और पूछताछ में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि 4 मार्च को अब्दुल जो है वो राम मंदिर पहुंचकर वहां पर हमला कर सकता था। तो फिलहाल अभी सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए, मिल्कीपुर से वो दिल्ली के मरकज के लिए बोल के निकलता है, उसके बाद वो फरीदाबाद पहुंचता है, पहचान छुपाकर वहां पर वो मकान लेता है, और उसके बाद भी आईएसआई और जो आईएसके है उसके मॉड्यूल के पूरे टच में था ये अब्दुल रहमान, और हमले की फिराक में था। अब ये देखने वाली बात है कि आगे इस जांच में क्या कुछ और निकलकर सामने आता है। लेकिन इधर सबसे बड़ा सवाल वही है जिस बात का जिक्र आपने किया, अकेले अब्दुल इतनी बड़ी प्लानिंग नहीं कर सकता, और आईएसआई वहां पर बैठकर अब्दुल के जरिए इस पूरे प्लान को ऑपरेट करे, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन क्या अब्दुल अपना मुंह खोल रहा है? अब्दुल कुछ बता रहा है? अब्दुल ने बताया कि कहां कहां कनेक्शन था और उसके साथ में और कौन कौन लोग थे? क्योंकि छापेमारी का सिलसिला चल रहा है। छापेमारी का मतलब यह है कि कुछ तो हाथ लगा है सुरक्षा एजेंसी इसके इस पूछताछ में। देखिए, बिल्कुल, सुरक्षा एजेंसियां जो है पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर है, एक्शन मोड पर है। कई टीमों का गठन भी हुआ है, और जिन लोगों का नाम अब्दुल रहमान ले रहा है या जिनसे वो टच में बता रहा है, हालांकि अभी इसको कहना ठीक भी नहीं होगा कि कहां पर ये लोकेशन है और कैसी चीजें हैं, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां इस पर काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियां जो है वो एक्टिव मोड पर है। लेकिन अब्दुल रहमान से चौंकाने वाले जो खुलासे हो रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। तो साफ तौर से अगर हम देखें तो बड़ी बात यह है कि उस नेटवर्क को ध्वस्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसके साथ और कौन लोग जुड़े हुए थे। ऐसा भी हो सकता है कि मिल्कीपुर में अब्दुल के साथ कुछ लोग हो, या फरीदाबाद में कनेक्शन हो, या फिर कह सकते हैं कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर से भी इसको ऑपरेट किया जा रहा हो। तो उन लोगों का जो नेटवर्क है, सुरक्षा एजेंसियां लगातार उस पर जांच कर रही हैं। तो ये नेटवर्क सबसे ज्यादा एस्टैब्लिश कहां हो रहा है, यही एक बड़ा सवाल है। हमने देखा यूपी में तो कई इलाकों में छापेमारी करके इस कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश की गई थी, जो पूरा नेक्सस है उसको तोड़ने की कोशिश की गई थी। तो क्या ये मानकर चले कि अब ये मिल्कीपुर और ये फरीदाबाद, ये जो नाम सामने आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये इंटरकनेक्शन अब भी बरकरार है? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये इंटरकनेक्शन जो है, जैसा कि आप कह रहे हैं, वो बिल्कुल बरकरार दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए, यूपी के कुछ ऐसे जिले हैं जो नेपाल बॉर्डर से भी लगते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं आईएसआई एजेंट्स को भेजने का, इधर से उधर काम करने का नेपाल का रास्ता भी कई बार पाकिस्तान इस्तेमाल करता है। तो ऐसे में बड़ी बात यही, देखिए, अब्दुल रहमान 10वीं क्लास तक पढ़ा है, तो ऐसे ही लोगों को आईएसआई टारगेट करती है और उनका माइंड वॉश करती
करती है और उनको कहीं ना कहीं फिदाई बना देती है। तो ऐसे ही लोगों को टारगेट किया जाता है। अब्दुल रहमान को भी इसी तरीके से तैयार किया गया था। उनके मन में भारत के खिलाफ नफरत भरी जाती है और अब्दुल रहमान को वीडियो कॉल पर बाकायदा ट्रेन किया गया। ट्रेन करने के बाद उसको राम मंदिर पर हमला करने के लिए उसको पूरा ब्रेन वॉश कर दिया गया और वो तैयार भी हो गया। देखिए 4 मार्च को वो जाने वाला था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां देखिए उन्होंने कितनी तेजी दिखाई, उसको 2 मार्च को ही गिरफ्तार कर लिया गया और अब पूछताछ में एक से एक चौंकाने वाले खुलासे इस वक्त हो रहे हैं और मुझे लगता है कि जल्द सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क को भी ध्वस्त करेंगी। इंदर, इसके पास से जो सामग्री मिली थी उसके बारे में कुछ जानकारी मिल रही है? मतलब हैंड ग्रेनेड की तैयारी की थी, इसके इतर क्या डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं या फिर अगर इसके पास कुछ ऐसी किताबें उसको लेकर भी कोई जानकारी मिली? क्योंकि इससे पहले जो अब तक इस तरह की छापेमारी हुई है उसमें उनके पास में ऐसे बहुत सारे मटेरियल मिले जो काफी भड़काऊ थे या फिर युवाओं को दिग्भ्रमित करने वाले थे। यहाँ पर भी कुछ इस तरह की बातें अभी तक निकलकर सामने आई हैं क्या? बिल्कुल, देखिए इसके मोबाइल फोन में हमारे कई धार्मिक स्थलों की जो फोटोज और वीडियोस थी वो निकलकर सामने आई है जब उसको गिरफ्तार किया गया। हैंड ग्रेनेड इसके पास थे, लेकिन सूत्रों का ये भी कहना है कि जब ये हमला करने की फिराक में था तो इसको कहीं से और भी जो गोला बम बारूद था वो इसको प्रोवाइड कराया जाता। तो वो कौन लोग थे जो इसका सपोर्ट करने वाले थे? सुरक्षा एजेंसियों की नजर उन पर है, रेडार उन पर भी है। सुरक्षा एजेंसियों के रेडार में वो लगातार बने हुए हैं और इसके मोबाइल फोन्स में कुछ ऐसी ऑनलाइन जो किताबें व्हाट्सएप पे या किसी सोशल मीडिया के जरिए भेजी जाती जो कि उर्दू में है उसको भी ट्रांसलेट किया जा रहा है। ठीक है इंदर, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर ये अपने आप में एक बड़ा मामला इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत के युवाओं को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है और अपने ही देश के खिलाफ उनको खड़ा किया जा रहा है और ये सब कुछ हो रहा है सीमा पार से। ये एक चिंता का विषय और इस पर लगातार एजेंसीज काम कर रही हैं।